नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो 31 अक्टूबर को हर साल अभी जो है एकता दिवस मनाया जाता है, जिसको हम नेशनल यूनिटी डे भी बोलते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो 145th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो मनाने के लिए अभी चले गए हैं गुजरात। तो वहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स का भी वो वहाँ पर विमोचन करेंगे। तो केवाड़िया एक जगह है ओके, जहाँ पर वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो स्थित है। तो वहाँ पर कुछ इनॉग्रेशंस वगैरह वो करेंगे। तो अच्छे से डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो बात करते हैं केवाड़िया कौन सी जगह है। केवाड़िया जहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है स्थित है, साबरमती रिवर के रिवर फ्रंट के बिल्कुल सामने। ओके, तो यहाँ पर एक जो है एकता क्रूज सर्विस शुरू की जाने वाली है। ओके, तो ये जो है इसका व्यू देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी देख सकते हैं। जो एक फेरी बोट चलाई जाएगी, ठीक है, इस एकता क्रूज के नाम पर एक फेरी बोट होगी, जिसमें जो है 200 पैसेंजर जो है एक टाइम पे जो है सवार होकर डिस्टेंस जो है कवर कर सकते हैं, श्रेष्ठ भारत भवन से लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी तक। तो 6 किलोमीटर तक का ये डिस्टेंस है और 40 मिनट की ये राइड है। ओके, तो यहाँ से भी टूरिज्म बढ़ेगा। ओके, टूरिज्म से रेवेन्यू सरकार के पास आना शुरू होगा। तो यहाँ पर एक स्पेशली एक ब्रिज बनाया गया जिसका नाम है गोरा ब्रिज। वो इसलिए बनाया गया कि फेरी सर्विस जो है उसमें उसको आसानी हो यहाँ पर आने जाने के लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी से श्रेष्ठ भारत भवन तक। तो यहाँ पर बोटिंग चैनल भी बनाए गए हैं बोटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, टूरिस्ट के लिए खास तौर पे। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए काफी खर्चा सरकार का हुआ था, 3000 करोड़ के आसपास की राशि लग गई थी। सरकार अब चाह रही है कि टूरिज्म को और उसके आसपास एरियाज में बढ़ाया जाए। अच्छी अप्रोच है, टूरिज्म से काफी जो है इनकम जनरेट होती है सरकार की भी और लोगों की भी। तो आने वाले समय में और बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वर्ल्ड लार्जेस्ट जो स्टैचू है उसको अभी माना गया है हाइट के हिसाब से। और आगे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इनॉग्रेशन होगी वो है एकता मॉल। ओके, यहाँ पर जो मॉल होगा ना, तो इसमें इंडिया के अलग अलग स्टेट्स से जो हैंडीक्राफ्ट्स के जो ट्रेडिशनल आइटम्स निकल के आती हैं उनकी एग्जीबिशन होगी। डाइवर्स रेंज की जो एग्जीबिशन होगी जो सिंबलाइज करेंगी इंडिया की यूनिटी को, उसकी डाइवर्सिटी को। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया होगा 35,000 स्क्वायर फीट के एरिया में ये फैला होगा। तो यहाँ पर मॉल के अंदर 20 एम्पोरिया होंगे जो हर एक स्पेसिफिक स्टेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया की। ओके, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बैंक। तो इसका ये आंसर राइटिंग में आप मेंस में इसका आंसर लिख सकते हो, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन बैंक नहीं पार्क। तो ये वर्ल्ड की फर्स्ट एवर टेक्नोलॉजी ड्रिवन न्यूट्रिशनल पार्क है। चिल्ड्रंस को यहाँ पर अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी अलग अलग थीम्स के तहत। तो एक न्यूट्री ट्रेन यहाँ पर चलाई जाएगी, वहां पर थोड़े थीम बेस्ड स्टेशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल फल शाखा ग्राम, ओके, पयोनगारी, अन्नपूर्णा, पोषमपुरम, स्वस्थ भारतम। तो ऐसी स्टेशन होंगे जहां पर ट्रेन रुकेगी। एक तरह के बच्चों को मैसेज जाएगा कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है डाइट में। ओके, तो अभी जैसे पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो भारत की रैंकिंग देखो 94th तक पहुंच गया है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश उनकी रैंकिंग बेहतर हो गई है भारत से। तो यहाँ पर हमें अपने बच्चों को न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करनी होगी। अंडर न्यूट्रिशन जो है बच्चे जा रहे हैं, चाइल्ड वेस्टिंग बढ़ती जा रही है, चाइल्ड स्टंटिंग बढ़ती जा रही है। ओके, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी भी बढ़ती जा रही है। 5 साल की कम उम्र के बच्चे अगर अंडर न्यूट्रिशन नहीं सबसे मिल रहा तो वो खत्म हो जा रहे हैं, डेड हो जा रहे हैं। तो इसके ऊपर अलग से मेरी वीडियो है, ओके, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। ओके, तो आप इसी चैनल में आप इसकी वीडियोस की लिस्ट में जाना, तो वहां पर आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर वीडियो मिल जाएगा। आप उसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए कि कैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर किया जाता है और इंडिया का रैंक 94th क्यों आया है। ओके, और क्या क्या पैरामीटर्स वहां पर देखे जाते हैं, सबको मैंने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया। आप उसको अच्छे से देखिए, समझिए। ओके, तो यहाँ पर साथ ही साथ न्यूट्रिशनल अवेयरनेस को और बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर एजुकेनमेंट एक्टिविटीज की जाएंगी, लाइक मिरर मेज, 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर बनाया जाएगा, ऑगमेंटेड रियलिटी गेम्स होंगी, ताकि बच्चों को ना अवेयरनेस किसी ना किसी तरीके से पहुंचे न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है डाइट में, और बच्चों के पेरेंट्स को भी अवेयरनेस हो। ओके, और आगे बात करें आरंभ 2020 की, तो इसका भी यहाँ पर जो है शिलान्यास करेंगे। तो ये होता क्या है इनिशिएटिव, ये स्पेशली जो ऑल इंडिया सर्विस के जो ग्रुप पे जो सेंट्रल सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, जहाँ फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उनको जो मतलब प्रोबेशनरी पीरियड पे, मतलब प्रोबेशनरी मतलब शुरुआत हुई जिनकी, अभी ट्रेनिंग से बाहर आए हैं, तो वहां पर एक तरह का यहाँ पर कॉमन फाउंडेशन कोर्स होता है
जहां पर उनको गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट से, सर्विसेज से, मतलब कैसे अपना कैरियर, स्टार्टिंग कैरियर में कैसे काम करना है एज ए सिविल सर्वेंट। तो इन चीजों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है आरंभ 2020। ओके, तो यहाँ पर कोशिश यही होती है कि सिविल सर्वेंट्स को जो है कैपेबल बनाया जाए कि अपने देश को आगे लेके जाना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कैसे लीड करना है, अलग अलग फील्ड्स में कैसे आपने अपनी लीडरशिप दिखानी है। और जो थीम है इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरंभ 2020 का थीम है गवर्नेंस इन इंडिया एट द रेट 100। ओके, तो ये इसका थीम है। इसके अलग से 3 और सब थीम्स हैं, एक भारत, आत्मनिर्भर भारत और नवीन भारत। ओके, एक भारत श्रेष्ठ भारत मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी को हमने प्रमोट करना है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी के साथ साथ, और आत्मनिर्भर भारत एनर्जी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर, बिल्डिंग लार्ज सिस्टम, उसको हमने ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है आने वाले समय में। नवीन भारत रिसर्च एंड इनोवेशन को एजुकेशन में, इंडस्ट्री में और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमोट करना है। तो एजुकेशन के लिए सरकार अटल इनोवेशन मिशन चला रही है। ओके, इंडस्ट्रीज के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सरकार वेरियस स्कीम्स लेकर आती है। और आखिर में बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को। तो उनको सरदार पटेल से नाम से जाना जाता था। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, पहले होम मिनिस्टर थे, इंडियन बैरिस्टर रहे हैं और सीनियर लीडर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। बहुत ही अहम रोल रहा है भारत की यूनिटी में। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स को इन्होंने आपस में जोड़कर भारत को एक भारत बनाया है, तो इनका बहुत अहम योगदान है। ओके, तो इनको हमेशा सराहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इनको। ओके, और भी बहुत सारे नाम इनको दिए जाते हैं। तो उनका जन्म हुआ था नाडिया डिस्ट्रिक्ट खेड़ा में, तो गुजरात में पड़ता है। ओके, सक्सेसफुल लॉयर थे अपने टाइम पे। बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे खेड़ा, बोरसाद, बरदौली। ओके, नॉन वायलेंट, सिविल डिसोबीडियंस, इसके बाद जो क्विट इंडिया मूवमेंट, सब में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना अच्छा रोल अदा किया है। और 49th जो है प्रेसिडेंट रहे हैं INC के। और पार्टी के लिए इन्होंने इलेक्शंस भी ऑर्गेनाइज किए 1934 में और 1937 में। और 1917 में सबसे पहले ये इलेक्शन जीते थे फॉर द पोस्ट ऑफ सैनिटेशन कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद। तो अभी यहाँ पर इंडिया का डिफेंस जो एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करने के लिए एक वेबिनार करवाया गया है इंडिया और UAE के बीच में। और इसकी जो थीम थी वो थी इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप वेबिनार एंड एक्सपो इंडिया UAE डिफेंस कॉपरेशन। तो इसके तहत अभी ये 27 अक्टूबर को ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और ये करवाया गया था सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के थ्रू। तो यहां पर दोनों कंट्रीज जो हैं वो एग्री हो गई हैं कि वो आपस में जो है डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लेकर जो है टाई अप करेंगी। तो आने वाले समय में जो इंडिया की डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो इंडिया अपने होम ग्राउंड पर बनाता है, उसको जो है UAE को यहाँ पर एक्सपोर्ट करने में आसानी होगी। और ओवरऑल अगर बात करें तो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है उसको अभी बूस्ट मिलने वाला है आने वाले दिनों में। सो इस वेबिनार में फोकस किया गया है जो इंडियन कंपनीज हैं उनको जो है यहाँ पर इंटरलिंक किया जाए, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है डिफेंस इक्विपमेंट्स की वहां पर। तो आप यहाँ पर एक स्टार्टिंग की है हमने UAE के साथ। ओके, तो और भी कुछ कंट्रीज जैसे अर्मेनिया है जिसको हमने अपने जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इसके अलावा और भी हथियार जो है उसको बेचे हैं। ओके, जिसकी कॉस्ट जो थी वो $40 मिलियन के आसपास थी। और भी डिमांड रहती है, जैसे थाईलैंड जैसे मुल्क है कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, उनको अच्छी लगती है तो वो खरीदेंगे। तो ऐसी ये डील्स जो है चलती रहती हैं। तो कहने का मतलब कि हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको अभी जो है लोहा जो है वर्ल्ड मानता है। ओके, तो वो कंट्रीज हैं जो यहाँ पर डिमांड रखती हैं इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट्स की भी। तो यहाँ पर जो भारतीय कंपनीज हैं, ठीक है, उनको ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना है कि हमारा बनाया हुआ प्रोडक्ट भी जो है बाहर तक पहुंचे, बाहर की जो मैन्युफैक्चरिंग या इकोसिस्टम उसमें जो है इवॉल्व हो। तो यहाँ पर जो टारगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि डिफेंस एक्सपोर्ट हमें बूस्ट करना है, तो यहाँ पर एक टारगेट रखा गया है $5 बिलियन का अगले 5 सालों में कि इतनी रकम का जो है हमें एक्सपोर्ट करना है डिफेंस इक्विपमेंट का आने वाले समय में, जो जितनी भी हमारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं उनको। तो यहाँ पर बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो यहाँ पर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस वेबिनार में, जैसे L&T डिफेंस है, ओके, जो इक्विपमेंट्स बनाती हैं, ओके, डिफेंस के। तो यहाँ पर GRSE ये जो डिफेंस का PSU है, ओके, इसको हम DPSU बोलते हैं। ओके, इसके अलावा OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ओके, ये भी जो है यहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं आर्मी की डिमांड के लिए। उसके बाद है MKU, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड। ओके, तो इन सभी ने अपनी प्रेजेंटेशन दी और साथ ही साथ ये जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ओके,
जो मेजर प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर ये काम करेंगे, ओके, जो काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने बात की, जैसे आर्टिलरी सिस्टम्स हैं, ओके, रडार्स है, प्रोटेक्टेड व्हीकल्स है, कोस्टल सर्विलेंस सिस्टम है, आकाश मिसाइल सिस्टम, एम्यूनिशन, सो हथियार वगैरह। ओके, तो दूसरी ओर जो यूएई की बात करें तो उधर भी स्ट्राइट ग्रुप था, रॉकफोर्ड एक्सिलरी, एज, तवाजुन, ओके, माराकेब टेक्नोलॉजीज। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर अपने जो सुझाव थे प्रेजेंटेशन में रखे, तो ये अभी एग्री हुए हैं। ओके, अभी कोई एग्रीमेंट फिलहाल साइन नहीं हुआ है, अभी मतलब कोऑपरेशन के लिए एग्री हुए हैं। ओके, जब एग्रीमेंट साइन होगा तब भी मैं आपके सामने लेक्चर लेकर आऊंगा। और आखिर में बात कर लेते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। तो ये एक मिडिल ईस्ट में एक कंट्री पड़ती है। ओके, तो इसको कई बार एमिराट्स भी बोलते हैं। ओके, तो एक सॉवरन स्टेट है वेस्टर्न एशिया में, इन द वेस्टर्न एशिया एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द अरेबियन पेनिसुला। तो इसको मैप में जरूर देखना है हमने। ओके, तो ये जिन जिन को बॉर्डर करता है वो है ओमान, सऊदी अरेबिया। ओके, तो इन दोनों के साथ ओके, इन दोनों के साथ अभी इसके जो है मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं। ओके, पर्शियन गल्फ में, सॉरी ये बॉर्डर करता है ओमान और सऊदी अरब को, और इनके मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं पर्शियन गल्फ में कतर और ईरान के साथ। तो अभी मैप देखते हैं और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहले इसकी कैपिटल देख लो, अबू धाबी। ओके, करेंसी इसकी है दिराम बोलते हैं उनको। पॉपुलेशन इसकी 96 लाख के आसपास है। ओके, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल नाहयान। तो यहाँ पर एक चीज और देखिए, पॉपुलेशन इसकी 96 लाख के आसपास है। जो उनके ओरिजिनल एथनिसिटी के जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन अभी कम है। ओके, टोटल पॉपुलेशन का अगर हम तुलना करें तो 38% जो है इंडियंस है वहां पर। ओके, और 25-28% के आसपास पाकिस्तानी लोग हैं। तो एक्चुअल जो इनकी लोकल एथनिक ग्रुप है वो कम है। तो ये मैप में देख लीजिए, ये यूएई है सारा का सारा, इधर से यहाँ से लेके सऊदी अरब का यहाँ पर बॉर्डर लग रहा है, लैंड बॉर्डर। ओके, तो यहाँ पर ये सारा जो है एरिया यहाँ पर जो है ये यूएई का है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये अबू धाबी है इसकी कैपिटल, एक और बड़ा शहर है यहाँ पर, यह है दुबई। इसके इस साइड जो है वो है गल्फ ऑफ ओमान। ओके, तो इस साइड ओमान कंट्री बढ़ जाती है। ओके, और इस साइड है पर्शियन गल्फ, ये कतर है। ओके, जिसकी कैपिटल है दोहा, ये भी एक कंट्री है। और साथ ही साथ ये छोटी सी कंट्री और है जिसको हम बहरीन बोलते हैं। ओके, तो ये कतर जो है बॉर्डर टच कर रहा है सऊदी अरब के साथ, यूएई भी जो है अपना बॉर्डर टच कर रहा है सऊदी अरब के साथ। तो यहां पर सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। ओके, तो ये देखिए मैरीटाइम बॉर्डर है, ये ईरान है सारा। ओके, ये ईरान है, इधर वाला साइड सारी ईरान है। तो और इधर साइड लैंड बॉर्डर जो किसका है, ओमान का है इधर। ओके, तो कुछ ही महीनों पहले भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक ई संजीवनी नाम का एक इनिशिएटिव लिया था, जिसको हम टेलीमेडिसिन इनिशिएटिव बोलते हैं। तो अभी 6 लाख के आसपास जो है वो टेली कंसल्टेशन जो है अभी कंप्लीट कर चुके हैं इस ई संजीवनी मिशन के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत। तो अभी इसने सिर्फ 15 दिनों में ही जो है 1 लाख जो है कंसल्टेशंस कंप्लीट की हैं। तो यहां पर एक बड़ा पुश देखने को मिला है जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का। तो ई संजीवनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसने अच्छे से यहाँ पर उसकी यूजफुलनेस जो है, ओके, और इजी असेस है जो लोगों द्वारा उस प्लेटफॉर्म को, तो इसको अच्छे से दर्शाया है। ओके, एक जो केयर गिवर्स हैं और जो मेडिकल कम्युनिटी है, दोनों के जो दरमियान है एक चैनल का काम किया है। ओके, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत होता क्या है कि जो भी अगर कस्टमर, जो भी पेशेंट है, किसी तरह की कंसल्टेंसी लेना चाहता है अपने डॉक्टर के साथ, तो इस प्लेटफॉर्म के तहत जो है, ओके, इस ऐप के तहत जो है वो अपने सीधे डायरेक्ट जो है अपने डॉक्टर से बात कर सकता है। ओके, डॉक्टर भी जो है अपनी जो पेशेंट है उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनके सॉल्यूशंस जो है इसी प्लेटफॉर्म पे जो है प्रोवाइड कर सकता है। तो कोविड-19 जो है, कोविड-19 के समय में तो इसने बहुत बढ़िया अपना रोल निभाया है। जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही थी, ओके, अपना फेस कवर करने की बात की जा रही थी, तो अपनी मतलब एहतियात बरतने की बात की जा रही थी। तो अब इस दौर में ई संजीवनी काफी जो है बढ़िया काम करके इसने दिखाया है। और आगे बात करें जैसे स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरला, गुजरात, तो यहां पर ई संजीवनी ओपीडी चलाई जा रही है। ओके, तो ई संजीवनी ओपीडी जो चलाई जा रही है वो 12 घंटे चलती है एक दिन में, और 7 दिन जो है काम करती है हफ्ते के। तो यहां पर भी जैसे ओपीडी पे आप जाते हो, पर्ची लेते हो, फिर डॉक्टर से मिलते हो, तो यहां पर सीधे आप ऑनलाइन ही जो है आपको यहां पर सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आपको फिजिकली जो है अपनी पर्ची लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर एक टेस्टिमोनी था। ओके, तो संजीवनी ग्रेजुअली जो है ट्रैक्शन ले रही है पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में। ओके, और आगे बात करें ई संजीवनी के बारे में, तो ये असेसिबल है,
जो हमारी 27 स्टेट्स और यूटीज की पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में, और साथ ही साथ जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये ई हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है मोर देन 6,000 डॉक्टर्स, ओके, हु मैन 217 ऑनलाइन ओपीडीज इन पेशेंट टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन मॉडल। तो ई संजीवनी मॉडल ओपीडी है, ओके, ये भी एक अलग तरह का मॉडल है। तो दो तरह के मॉडल है इसमें, इसके अंदर एक है ई संजीवनी ओपीडी, दूसरा है ई संजीवनी ABHWC, ओके। तो इसके बारे में बाद में बात करता हूं। तो पहले ओपीडी की बात कर लूं तो यहां पर 6,000 से ज्यादा डॉक्टर जो है ऑनलाइन जो है यहां पर काम कर रहे हैं, उपलब्ध है पेशेंट की सहायता के लिए, ओके। तो जो इस मॉडल का नाम है वो है ई संजीवनी ओपीडी। और स्टेट्स जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आम लोगों तक जो है ना ये हेल्थ सर्विसेज जो है जल्दी से जल्दी पहुंचे, खासतौर पे जो स्मॉलर टाउन्स के लोग हैं, जहां पे रूरल एरियाज के जो लोग हैं वहां तक जो है और भी अच्छे तरीके से ये सर्विस प्रोवाइड हो। तो यहां पर कोशिश की जा रही है कि ई संजीवनी ABHWC इसके ऊपर फोकस किया जाए। तो इसके तहत जो है अभी 4,000 के आसपास जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है ऑपरेट हो रहे हैं अभी के लिए, ओके। यहां पर पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर 175 के आसपास हब्स हैं, ओके। तो यहां पर जो हब बनाया गया, किनको बनाया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस है उनको बनाया गया है। और उनके एक हब के आसपास जैसे भी जितने भी एरियाज होंगे तो वहां पर जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, जहां जहां पर ज्यादा जरूरत है उस प्रायोरिटी के हिसाब से यहां पर ये HWC बनाए गए हैं, ओके। तो यहां पर 20,000 से ज्यादा क्लिनिशियंस और हेल्थ वर्कर्स यहां पर काम कर रहे हैं, ओके। तो दो वेरिएंट है इसके, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो पहला था OPD, दूसरा है ABHWC। सो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसको हम बोलते हैं। तो करंटली जो है ई संजीवनी जो है अभी रिकॉर्डिंग कर रही है टू ओवर 8,500 कंसल्टेशंस पर डे। तो काफी बढ़िया बात है, आगे धीरे धीरे और बढ़ेगी, जब अवेयरनेस मिलेगी, लोगों को पता चलेगा कि सरकार कोई ऐसा ई संजीवनी नाम का इनिशिएटिव चला रही है डिजिटली। तो सभी लोगों के पास मोबाइल फोन्स तो होते ही हैं, तो वहां पर सरकार भी यही चाहती है कि लोग मोबाइल फोन्स का एक पॉजिटिव वे से फायदा उठाएं जितना उठा सकते हैं। हालांकि सारी पॉपुलेशन के पास अभी भी स्मार्टफोन्स की उपलब्ध नहीं है, ओके। अभी भी जो दूसरे वाले फोन है ज्यादातर पॉपुलेशन के पास, जहां पर स्मार्टफोन की जो जहां फैसिलिटीज हैं वो वाले फोन अभी भी बहुत कम है लोगों के पास। फिर भी सरकार जो है इनके ऊपर फोकस कर रही है, कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए। फिजिकल कांटेक्ट जो है, ओके, मतलब फिजिकली आपने हाजिर होना उसको थोड़ा कम किया जाए, ओके। तो आने वाला समय सारा यही है, क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना है, ओके। धीरे धीरे सारी पॉपुलेशन तक जो है ये जो है एक आदत बन जाएगी, ओके, कि मोबाइल ही सब कुछ है। तो आगे बात करें तो यहाँ पर जो कस्टमाइज्ड ई संजीवनी OPD चलाई गई थी, तो इसको भारत सरकार की जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी उसने 13 अप्रैल 2020 को जो था रोल आउट कर दिया था, ओके। जो पहला लॉकडाउन लगा था तभी ज्यादातर जितनी OPDs थी पूरे भारत में वो बंद हो चुकी थी, ओके, लॉकडाउन की वजह से। तो यहां पर अगर ई संजीवनी की बात करें जो ABHWC है तो वो लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नवंबर 2019 में। मतलब ये पैंडेमिक जब भारत में आया उससे 1-2 महीने पहले ही इसको लॉन्च किया गया था। तो यह भी जो इम्प्लीमेंट हुई थी, ओके। आगे बात की अभी इसको इम्प्लीमेंट जब किया जाएगा, यहाँ पर 1.5 लाख से ऊपर जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हब एंड स्पोक मॉडल के तहत यहाँ पर जो है बनाए जाएंगे दिसंबर 2022 तक। तो हब एंड स्पोक मॉडल बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मेडिकल कॉलेज है, ओके, और जहाँ कोई सरकारी हॉस्पिटल है उसको एक हब बना लिया जाएगा। स्पोक्स होती हैं जो उसकी शाखाएं हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे वेलनेस सेंटर्स जो है आसपास के स्मॉलर टाउन्स में या गांव में बना दिए जाएंगे। इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। जैसे एक टायर होता है ना, टायर चढ़ा होता है हब के ऊपर, ओके। तो जैसे हम मोटरसाइकिल के टायर की बात करें तो एक हब होती है, ओके। तो उसके साइड्स जो है तारे होती है जिसको हम स्पोक्स बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हब एंड स्पोक्स मॉडल। तो हब के आसपास ही रहती है सभी स्पोक्स, ओके। मतलब कोई भी अगर मेजर इमरजेंसी हो तो आप हब में जाओ। तो हब यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस होंगे जहां पर सरकारी अस्पताल होंगे। और साथ ही साथ जो ई संजीवनी है ABHWC ये फंक्शनल है अराउंड 4,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ओके। अभी की अगर बात करें तो, ओके। और साथ ही साथ जो है इतने ही जो है इक्वल नंबर ऑफ HWC जो है वो अंडरवे है, काम कर रहे हैं, ओके। अगर टॉप 10 स्टेट्स की बात करें, ओके, जिन्होंने हाईएस्ट कंसल्टेशन जो है वो रजिस्टर्ड की है ई संजीवनी और ई संजीवनी OPD प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो सबसे पहले नाम आता है तमिलनाडु का, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर केरला, फिर हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र।
तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी जो है यहाँ पर जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो उसको जो है सराह रही है। ओके, तो इससे आने वाले समय में एक बूस्ट मिलेगा जो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है, ओके, और रिसोर्सेस हैं उनको अच्छे से आगे बूस्ट मिलेगा, तो फायदा होगा जनता का ही, और सरकार को इजी हो जाएगा अपनी बात रखना और जो अपनी फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड करना लोगों तक। तो जो अभी तक जो मिनिस्ट्री यहाँ पर जिस सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक के तहत काम कर रही है, तो ये सीडैक की जो मोहाली वाली ब्रांच है उससे जो अभी यहाँ से काम ले रही है, ओके, कि एंड टू एंड टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए लाइक डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशंस एंड टेक्निकल सपोर्ट इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ एंड पर्सनल। तो अभी जो है मोहाली वाली जो ब्रांच है सीडैक की, वहां से इसको जो है ऑपरेशनल किया जा रहा है ई संजीवनी ऐप को। ओके, तो नितिन गडकरी जी ने अभी 100 के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं महाराष्ट्र में कुछ फैमिलीज को। तो यहाँ पर ये जो न्यूज आई है, ये आई है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की ओर से। तो हम नितिन गडकरी जो हैं वो जो है एमएसएमई को भी जो कार्यभार देख रहे हैं, और साथ ही साथ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज इसके तो मिनिस्टर वो है ही हैं। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हीकल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो यहाँ पर जो 100 पोर्टर फैमिलीज हैं उनको फायदा पहुंचाया गया है नांदेड़ और परभानी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं महाराष्ट्र के, वहां पर। तो एक मेजर स्टेप इसको बताया गया है कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत जो है ये इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील्स जो है बांटे गए हैं। तो ये जो योजना है ये चलाई जाती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के तहत, ओके, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत। ओके, तो यहाँ पर जो है 10 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है इनको कि कैसे इसको चलाना है। ओके, तो केवीआईसी ही जो है इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो पॉटर्स हैं जिसको हम कुम्हार बोलते हैं, जैसे इनके पास एक व्हील होता है, उसको पहले हाथ से घुमाते हैं, हाथ से घुमा घुमा के फिर ऊपर मिट्टी रखते हैं, मिट्टी से फिर एक बर्तन बनाते हैं, बर्तन को शेप देते हैं, दिए बनाते हैं। ठीक है, अभी दिवाली आने वाली है तो दिए, ठीक है, इनकी डिमांड बढ़ेगी मिट्टी के दिए या मिट्टी के बर्तनों की। तो अभी इनको अगर इलेक्ट्रिक पोर्टर्स यहाँ पर सरकार प्रोवाइड करवा रही है तो इनको एक इनकी रोजी रोटी बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये भी सरकार देखती है, तो इसके तहत कुम्हार सशक्तिकरण योजना चलाई गई है केवीआईसी के तहत। तो यहाँ पर जिनको फायदा पहुंचा है वहां से अगर बात करें 15 विलेजेस, 10 विलेज जो है नांदेड़ के हैं, ओके, जो 5 विलेजेस हैं वो परभानी जिले के हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है पोर्टरी इक्विपमेंट जिनको बांटा गया है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ इक्विपमेंट विल बेनिफिट एटलीस्ट 400 मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी बाय इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड देयर इनकम, ओके, विच इज द ड्रीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर एक रोजगार का साधन मुहैया करवा दोगे तो रोजगार तो बनेगा ही, जो कम्युनिटी है वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो जो एक ट्रेंडिंग मतलब जो पैशन वो जो ट्रेडिशनल जो वो काम करते आ रहे थे ना वो आगे कंटिन्यू रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मोस्टली जितनी भी कम्युनिटीज थी ना अभी वो मतलब पुराना जो उनका कित्ता था उसको छोड़ते जा रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहने का मतलब कि अपने आप को भी बोल रहे कि हम एडवांस हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर जो जिन्होंने पुराना कित्ता संभाला हुआ है तो उनको तो यहाँ पर सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो हमारे यहाँ पर धरती की जो ट्रेडिशनल जो इक्विपमेंट्स हैं, ओके, ट्रेडिशनल जो मेथड्स यूज करके जो बर्तन बनाए जाते हैं वो जो है वो खत्म ना हो। तो यहाँ पर सरकार ये पहल कर रही है कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत। और आगे बात करें, ये जो इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया गया है ये आज़ादी के बाद का पहला इस तरह का इनिशिएटिव है जहां पर हम कुम्हार कम्युनिटी को जो है यहाँ पर एक तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ओके, और उनकी जो लिविंग मतलब जो उनकी लिविंग है ना, ठीक है, जिसके हिसाब से उनका जो लिवलीहुड चलता है उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात की गई है एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड पॉटर्स कम्युनिटी एंड रिवाइविंग द डाइंग आर्ट ऑफ पॉटरी इज द ड्रीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो सीधी सी बात है, ये कला है एक बर्तन बनाने की, ये अभी खत्म हो रही है धीरे धीरे, तो इसको रिवाइव करना, जिंदा रखना बहुत जरूरी है। तो सरकारें इसीलिए यहाँ पर सरकारें बनाई जाती हैं कि सभी तरफ जो है ना सोसाइटी के जितने भी एस्पेक्ट है सबको देखकर सबको साथ लेकर चलना है, किसी को पीछे नहीं छूटने देना है। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोवाइड की जाएगी एडवांस इक्विपमेंट की अंदर कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत। ओके, तो साथ ही साथ अभी फिलहाल के लिए जो ये स्कीम जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है वो महाराष्ट्र के कुछ रिमोट एरियाज है और कुछ अदर स्टेट्स हैं। ओके, आगे मैं इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट्स में ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है और खास तौर से कौन से एरिया जो है यहाँ पर जो है टारगेट किए जा रहे हैं। और आगे बात करें, 18,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक चाक्स जो हैं वो भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अक्रॉस द कंट्री, जहां पर 80,000 जो है लोगों को यहाँ पर कुम्हार कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पर बेनिफिट दिया गया।
तो यहाँ पर ये बात बोली गई कि जो एवरेज इनकम है पॉटर्स की कुम्हार सस्तीकरण योजना के तहत वो जो अभी बढ़ चुकी है, अभी जो है 3,000 पर मंथ से अभी 10,000 पर मंथ जो है पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर पॉटर कम्युनिटी को यहाँ पर एम्पावर किया जा रहा है सरकार की तरफ से। केवीआईसी का बहुत अहम रोल है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि अपना टारगेट अचीव करना है। टारगेट यही है कि जो ये आर्ट खत्म हो रही है खत्म ना हो, ये बची रहे और ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो इसी कित्ते के तहत इन लोगों को। थोड़ी सी नजर मार लेते हैं कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत ये जो इनिशिएटिव है ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का। ओके, यहाँ पर पॉटर कम्युनिटी को एम्पावर करने के लिए यहाँ पर ये इनिशिएटिव चलाया गया था, खास तौर पे जो रिमोटेस्ट लोकेशंस हैं इंडिया की वहां पर। तो अभी के लिए जो टारगेट बेनिफिशरीज हैं तो वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, JNK, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना और बिहार। ओके, इन स्टेट्स के जो रिमोटेस्ट एरियाज है वहां पर जो है यहाँ पर बेनिफिट अभी पहुंचाया गया है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत क्या क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है कि एडवांस पॉटरी प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी जो है पॉटरी इक्विपमेंट्स में आती है, जैसे इलेक्ट्रिक चाक आया, ठीक है, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, मुहैया करवाया जाता है, जानकारी बताई जाती है। सो मार्केट्स के साथ लिंक भी किया जाता है। ओके, मतलब KVIC क्या करती है, इनके जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं ना उनको फिर एग्जीबिशन के थ्रू बेचती भी है, उससे भी इनको पैसा जाता है। ओके, तो इसके अलावा जो आउटकम्स आती हैं तो यहाँ पर जो है ड्यू टू द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक चार्क्स द पॉटर हैव रीप द फॉलोइंग बेनिफिट। क्या क्या बेनिफिट है, मोर प्रोडक्शन विद लेस आवर्स ऑफ वर्क, लेस नॉइस एंड बेटर हेल्थ बेनिफिट्स, लेस पावर कंजप्शन विद स्मूथ ट्रांजिशन टू हायर स्पीड्स। सो इलेक्ट्रिक चाक कहने का मतलब वही जो पॉटर व्हील्स हैं जो घूमता है उसके ऊपर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और आखिर में थोड़ी सी नजर मारते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के ऊपर। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1957 में इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके एक्ट का नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956। तो इसका पर्पस यही है प्लान करना, प्रमोट करना, फैसिलिटेट करना, ऑर्गेनाइज करना और असिस्ट करना इन द एस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अभी के लिए जो एग्जीक्यूटिव विनय कुमार सक्सेना है और जो पेरेंट एजेंसी है वो है MSME। ओके, तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो यहां पर अभी न्यूज आ रही है जहां पर NTPC वो जो है एक फॉरेन करेंसी लोन एग्रीमेंट जो है अभी साइन करने जा रही है। जापानीज गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ओके, फॉर JPY 50 बिलियन अंडर ग्रीन इनिशिएटिव। तो क्या होता है ग्रीन इनिशिएटिव, तो क्यों लोन यहाँ पर साइन हो रहा है, तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की। ओके, NTPC जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत आता है और इंडिया का जो है लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है। ओके, सो NTPC नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फंडिंग हो रही है NTPC लिमिटेड की तो वो हो रही है अंडर जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, शॉर्ट फॉर्म इसको JBIC हम बोलते हैं। तो ये हो रही है इन दोनों का जो ग्रीन और ग्लोबल एक्शन फॉर रिकॉन्सिलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन इनिशिएटिव। तो ये दोनों का यहाँ पर एक इनिशिएटिव है कि एनवायरमेंट को भी साथ में हमने अच्छे से लेकर चलना है, इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को साथ में बैलेंस करके आगे चलना है। तो इसके तहत एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है दोनों के बीच में। ओके, तो यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन हुआ है लोन एग्रीमेंट, तो यहाँ पर जो जापानीज गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है JPY, ठीक है, तो वो यहाँ पर $50 बिलियन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेगा एज ए लोन। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो है अप्रॉक्सीमेटली 3,582 करोड़ रुपए जो हो यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, आगे बात करें JBIC के बारे में तो 60% ये खुद से देगा। ओके, और जो बाकी की बैलेंस अमाउंट है जो जापान के ही जो कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे सुमिटोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन, द बैंक ऑफ योकोहामा, द सैन इन गोडो बैंक, द योयो बैंक, ओके, द नैंतो बैंक, तो ये जो है JBIC इनकी गारंटी देगा। ओके, तो इनकी गारंटी के तहत बाकी का जो हिस्सा लोन का इन बैंकों से लिया जाएगा। ओके, JBIC द्वारा। तो यहाँ पर जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे यहाँ पर NTPC के तहत, तो यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि हम ग्लोबल एनवायरनमेंट को कंजर्व करके चल रहे हैं। तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पर काम किए जाएंगे कि साथ ही साथ हम प्रोजेक्ट भी चलाएं और एनवायरनमेंट को भी जो है कंट्रोल करके चलें। तो इसलिए जो पैसा है इसको इस तरीके से जो है यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा अंडर ग्रीन इनिशिएटिव। तो यहाँ पर जो लोन प्रोसीड्स होगा वो यूटिलाइज किया जाएगा NTPC के द्वारा। NTPC PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत। ओके, काफी अच्छा रेवेन्यू सरकार को इसके द्वारा आता है, डिविडेंड्स जाते हैं सरकार को। तो यहाँ पर ये जो फंडिंग को ये यूटिलाइज करेंगे कहां पर, फॉर इट्स कैपेक्स फॉर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन
एंड रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो ये ध्यान रखिएगा, तो यहां पर ग्रीन इनिशिएटिव के तहत जो सल्फर गैस होती है ना, उसको यहां पर डीसल्फराइजेशन करना है, मतलब खत्म करना है गैस को। बहुत हानिकारक होती है एनवायरनमेंट में, सबसे ज्यादा खराबी करती है। तो अभी रिसेंटली एक इंडेक्स आया था, रिपोर्ट आई थी, वहां पर इंडिया जो है ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये बहुत ही हानिकारक गैस है हवा में। तो यह इसीलिए इस ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसके तहत सरकार अब जितने भी एनर्जी प्रोजेक्ट चलाएगी, खासतौर पर जो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर डीसल्फराइजेशन की जाएगी। मतलब जैसे जहां से सल्फर गैस जरा निकलती है, उन प्रोजेक्ट्स को अभी थोड़ा सा नीचे लाया जाएगा और उनको रिप्लेस किया जाएगा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के तहत द्वारा। तो उसके लिए यहां पर पैसा लगेगा कि रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को जो हमें एनहांसमेंट जो है प्रोवाइड करें। तो धीरे धीरे जो है यहां पर सल्फर ऑक्साइड जो है एमिशन रिड्यूस होगा। जो फ्लू गैसेस थर्मल पावर प्लांट से निकलती हैं वो कम होगी जब हम रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अपना पैसा उधर लगाएंगे, प्लांटेशन ज्यादा करेंगे। तो उससे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक क्रिटिकल स्टेप है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो ये पैसा जो है बिल्कुल सही जगह लग रहा है। एनवायरनमेंट को भी बहुत सख्त जरूरत है उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए। उसको कैसे हम सही करें, एनवायरनमेंट खराब हो गया तो फिर क्या करेंगे। जितने भी PSU चलेंगे, तो जैसी बीमारी ऐसी आई है, टच वाली बीमारी आई है, ठीक है, तो आने वाले समय में भी और भयानक बीमारियां आएंगी। तो इनको कंट्रोल करके चलना है, सुधर के काम करना है, एनवायरनमेंट को भी हमने साथ में सही रखना है। तो ये था ग्रीन इनिशिएटिव। तो ये था इसका रीजन कि क्यों ये एग्रीमेंट जो है NTPC यहां पर लोन एग्रीमेंट साइन कर रहा है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।